नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग शनिवार को शाम 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करते हुए देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने वाला है। वहीं नेताओं का राजनीतिक दल बदल खेल जारी है। तेलंगाना में बीजेपी को झटका देते हुए पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें, इसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, जबकि बीजेपी की स्थिति दक्षिण के राज्यों में उतनी अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में भाजपा के पूर्व सांसद का अपने बेटे के साथ कांग्रेस में चले जाना पार्टी के लिए नुकसान भी साबित हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को समाप्त होने वाली है। समापन के एक दिन पहले यानी आज यात्रा मुंबई पहुंचेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख ने बताया कि कार्यक्रम का समापन एक विशाल रैली के साथ किया जाएगा। रैली में इंडिया गठबंधन के नेता उपस्थित रहेंगे। सभी नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में 8 समन जारी होने पर भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए मौजूद न होने पर अरविंद केजरीवाल को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में उन्होंने खुद को लोक सेवक बताते हुए ईडी के 8 समन पर भी पेश न होने पर उसकी संभावित कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल की जमानत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बेल ईडी के समन की अवहेलना करने पर मिली है आपको अरविंद केजरीवाल जी। अब आप जमानत पर हो, कानून का पालन करो और जाकर बयान दर्ज करवाइए ईडी को दिल्ली शराब नीति मामले में। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस नेता के कविता की शनिवार को पेशी हुई। के कविता को शुक्रवार की शाम ईडी ने गिरफ्तार किया था और दिल्ली लेकर आई थी। ये गिरफ्तारी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में हुई है। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त कविता ने मीडिया से कहा, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों और खुद उसके मालिक गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। इस मामले की जांच अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी या खुद गौतम अडानी ने एक एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को कुछ रिश्वत दी है या नहीं। एजेंसी ने दावा किया है कि जांच के दायरे में एक दूसरी भारतीय कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड भी शामिल है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार पूरे मामले की जांच को न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और वॉशिंगटन में न्याय विभाग की धोखाधड़ी इकाई द्वारा नियंत्रित की जा रहा है। वहीं इस मामले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अडानी समूह की तरफ से ईमेल में जवाब दिया गया है। उन्हें उनके चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ किसी तरह की जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी राय रखी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने के बजाय इसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीति से काले धन की भूमिका खत्म करने के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वीकार करना होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि इसे पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसमें सुधार करना चाहिए था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए और उसे माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी चाहिए कि कानून के दिग्गज जानकारों के प्रयासों के बावजूद अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। उनके अनुसार सदन में जिस दिन अरुण जेटली वित्त विधेयक के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लेकर आए थे, हम उसी दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमेशा की तरह अमित शाह अपने काम में लगे हुए हैं। झूठ बोलना, भारत के लोगों को गुमराह करना, बुनियादी तथ्यों पर वो पूरी तरह से गलत है। ये है हकीकत। सबसे पहले ये स्पष्ट है कि रुपए 6000 करोड़ सीधे बीजेपी के पास गए हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत सामने आए हैं कि ये पैसा भ्रष्टाचार और जबरन वसूली से आया है। 2, शाह ने दावा किया है कि रुपए 14,000 करोड़ विपक्ष के पास चले गए। हम समझते हैं कि उनकी सरकार डेटा में हेरफेर करने की आदी है और इसलिए वास्तविक संख्याओं को लेकर असहज है, लेकिन गैर भाजपा दलों को मिली कुल राशि लगभग 6000 करोड़ है। नंबर 3,
इन 6000 करोड़ में से लगभग 2700 करोड़ रुपए बीजेपी की बी टीमों को गए। कुछ औपचारिक एनडीए का सदस्य हैं, कुछ अनौपचारिक एनडीए का हिस्सा हैं। नंबर 4, गृहमंत्री ने दावा किया कि भाजपा के लिए बॉन्ड का बड़ा हिस्सा एकत्र करना स्वीकार्य है क्योंकि उसके पास अधिक सांसद हैं। इस तर्क की बेतुकी बात को छोड़ दें तो गृहमंत्री भारत के लोगों को एक प्रमुख मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बात केवल ये नहीं है कि भाजपा को कितना चंदा मिला है, बल्कि उन्हें कैसे मिला है, इससे उनके भ्रष्टाचार का पता चलता है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा था कि देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार किया। अब सामने आया है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए देती हैं। इसके 4 तरीके हैं। नंबर 1, मोदी सरकार कंपनी के पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी लगा देते हैं। उसके 2-3 महीने बाद वो कंपनी जैसे ही बीजेपी को चंदा देती है, जांच एजेंसियां हट जाती हैं। नंबर 2, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं कंपनियों को मिलते हैं जो बीजेपी को चंदा देते हैं। नंबर 3, पहले कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, फिर उसका सीधा फायदा मोदी जी की पार्टी को दिया जाता है। नंबर 4, शेल कंपनियों के जरिए बीजेपी का अपना ही पैसा बीजेपी के हवाले हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की जान गई। एक तरफ लोगों की जान जा रही थी तो दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसा दे रही थी। हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी को उन्हें डराने के लिए भेज दिया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहां रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं और जो हिंदू हैं वो भी हमारे हैं। उन्होंने कहा ये बात मैंने संसद में भी बोली है। सीएए के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का भी मुद्दा उठाया है। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर तत्काल रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सीएए का एनआरसी के साथ अपवित्र गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना है। सीएए के बाद एनआरसी आ रहा है। बाबा राम रहीम और हनीप्रीत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी मामले के मुख्य आरोपी प्रदीप कलेर ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है और कहा है कि बरगाड़ी बेदबी मामले में गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम और हनीप्रीत साजिशकर्ता थे। उसने कहा है कि बेअदबी की घटना को गुरमीत, राम रहीम और हनीप्रीत के कहने पर अंजाम दिया गया था। बता दें कि 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी। इस मामले में डेरा सच्चा सौदा मुखी समेत डेरा की राष्ट्रीय समिति के 3 सदस्य तब से ही भगौड़े चल रहे थे, परंतु 9 फरवरी को एसआईटी व पंजाब पुलिस ने प्रदीप कलेर को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। एसआईटी लगातार प्रदीप कलेर का रिमांड लेकर इस मामले में पूछताछ करती रही है। महिलाओं की विमेंस प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछली बार की विजेता मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में पहुंच गई है। अब रविवार को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का दिल्ली कैपिटल से मुकाबला होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।